हेलो दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लेक्चर सीरीज के लेक्चर 9 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर सीरीज में हमने किया था इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। इस लेक्चर 9 में हम करेंगे ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, तो इसमें हम जो करेंगे ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में कि कौन कौन सी ऑफेंस कहाँ कहाँ या किस कोर्ट में ट्राई होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर 9 है इस सीरीज का, और इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 177 टू सेक्शन 189 तक इसमें हम कवर करेंगे। तो ज्यूरिडिक्शन मीनिंग, सबसे पहले तो जो कंसेप्ट है इसमें कि क्या ज्यूरिडिक्शन का क्या मीनिंग होता है। तो ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग होता है द लिमिट्स और टेरिटरी विद इन विच अथॉरिटी में बी एक्सरसाइज। जिस अथॉरिटी लिमिट और टेरिटरी में क्रिमिनल कोर्ट्स अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर क्रिमिनल कोर्ट्स हर केस को ट्राई नहीं कर सकता, कुछ बाउंडेशंस दी गई हैं, कुछ उसके लिमिटेशन दी गई हैं किन किन केसेस में वो उसको ट्राई कर सकता है, किन किन ऑफेंसेस को कौन ट्राई कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले ज्यूरिडिक्शन में आता है ज्यूरिडिक्शन मजिस्ट्रेट का क्या ज्यूरिडिक्शन होता है। तो मजिस्ट्रेट के दो ज्यूरिडिक्शन होते हैं। एक तो होता है पनिशमेंट ज्यूरिडिक्शन। पनिशमेंट ज्यूरिडिक्शन जो सेक्शन 28 एंड 29 में दिए गए हैं पनिशमेंट के हिसाब से कि हाई कोर्ट कौन से केस ट्राई कर सकता है, सेशन कोर्ट कौन से ट्राई कर सकता है, जेएमएफसी किस केस को उसकी पनिशमेंट लिमिट क्या है, और जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास किन किन क्या पनिशमेंट दे सकता है। तो वो हो जाएगा उसका पनिशमेंट ज्यूरिडिक्शन। और सेकंड होता है उसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, जो हम इस लेक्चर में करेंगे। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जो विद इन ए सर्टेन लिमिट्स और टेरिटरी में जो ज्यूरिडिक्शन क्रिमिनल कोर्ट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं वो यहाँ पे करेंगे। वो दिए गए सेक्शन 177 टू 189 तक। तो इसमें पुलिस का ज्यूरिडिक्शन भी होता है। पुलिस का ज्यूरिडिक्शन कहाँ का होता है। ज्यूरिडिक्शन इन कोग्निजेबल केसेस सेक्शन 154 में दिया गया है कि कोग्निजेबल केसेस में पुलिस का क्या ज्यूरिडिक्शन है। वो विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कर सकती है और एक्यूज्ड को अरेस्ट भी कर सकती है। और सेकंड उसका होता है ज्यूरिडिक्शन इन नॉन कोग्निजेबल केसेस। वो सेक्शन 155 और 156 में दिया गया है, जहाँ पे वो क्या करती है कि उसको डायरेक्ट करती है कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई नॉन कोग्निजेबल केसेस है। और वहाँ पे ज्यूरिडिक्शन कैसे इन्वेस्टिगेशन कैसे कमेंस कर सकती है, ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो वो वहाँ पे उस ज्यूरिडिक्शन को यूज करती है। जो सेक्शन 177 टू 189 है ये डील करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो डिटर्मिनेशन के लिए, किसके डिटर्मिनेशन के लिए, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स। तो जो इसमें जर्नल ज्यूरिडिक्शन होता है उसके बारे में ये उसको डिटरमाइन करते हैं। ये सेक्शन 172 टू 189 ये सेक्शन उससे डील करते हैं। एज पर द कॉमन लॉ ऑल क्राइम्स आर ट्राइबल बाय लोकल कोर्ट्स विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन दे आर कमिटेड। तो जिसके ज्यूरिडिक्शन में जो कमिट किए गए हैं वो उसी कोर्ट के द्वारा क्या किए जाते हैं, ट्राई किए जाते हैं। The lex fori or law of jurisdiction controls all matters pertaining to remedial as distinguished from substantive rights. If question of jurisdiction is raised, अगर कभी raised होता है jurisdiction से related question, the trial किसी भी objection लगता है कि उस कोर्ट का jurisdiction ही नहीं है, तो सबसे पहले उस jurisdiction को ही jurisdiction related question को ही decide किया जाएगा और ट्रायल उसके बाद ही commence किया जाएगा। तो ये देखते हैं सेक्शन 177 क्या कहता है। सेक्शन 177 जो बताता है वो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल का बताता है। ये सबसे इस उसमें सेक्शन 177 जो है ये एक जनरल रूल बताता है। तो ये सेक्शन क्या कहता है, दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट कि जो भी ऑफेंस है एवरी ऑफेंस शैल बी ट्राइड इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय ए कोर्ट विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन इट वाज कमिटेड। तो जिसके ज्यूरिडिक्शन में जो ऑफेंस कमिट हुआ है वही कोर्ट उसको ट्राई करेगा। इन अनदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इसको, इट मीन्स दैट द प्लेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन विल बी द प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। जो प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम है वही प्लेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन होता है। तो इसमें जो वर्ड यूज किया गया एवरी ऑफेंस,
एम्फेसाइज करता है, क्या एम्फेसाइज करता है, इट इज रूल टू बी फॉलोड इन ऑल केसेस एंड द यूज ऑफ द वर्ड शैल फर्दर फोर्टिफाई दिस फैक्ट। तो इसको शैल जो कहा गया है, शैल वर्ड यूज किया गया है इस सेक्शन में, और जो एवरी किया गया है ये सभी ऑफेंसेस के लिए है, और ये जनरल ज्यूरिडिक्शन उसको कन्फर करता है। तो इसके पर्पज़ क्या है, जो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल है कि जो ऑफेंस जहाँ कमिट हुआ है वही ट्राई किया जाएगा, तो इसका पर्पज़ क्या है, ऐसा क्यों किया गया है। तो इसके 3 पर्पज़ होते हैं, क्योंकि एविडेंस वहीं पे मिल सकते हैं जहाँ पे क्राइम हुआ है, एविडेंस में भी फाउंड वहीं पे, एविडेंस जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ है। और विटनेसेस कहाँ अवेलेबल होंगे, विटनेसेस भी वहीं पे अवेलेबल मिलेंगे जहाँ पे ऑफेंस कमिट किया गया है। थर्ड पर्पज़ क्या है, फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग क्राइम इज ऑक्योर्ड। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 इसके पर्पज़ हैं कि वहीं पे एविडेंस वहीं अवेलेबल होता है, विटनेस अवेलेबल होता है, और जो फैक्ट्स हैं कंस्टिट्यूट करते हैं किसी भी क्राइम को, वो कहाँ पे ऑक्योर होते हैं, वो ऑक्योर होते हैं उसी प्लेस पे जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है। सेक्शन 178 जो डील करता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल से डील करता है, सेक्शन 178 जो दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर द डिफिकल्टी विच में अराइज वेयर देयर इज कंफ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट एरियाज एंड देयर मे बी सम डाउट एज टू विच पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट हैड ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई द केस। तो डिफरेंट एरियाज है, उनमें क्या है कि कंफ्लिक्ट है कि किस ज्यूरिडिक्शन, किस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन है, तो ये सकता है। देखिए जैसे हमने सीपीसी में किए थे, सेक्शन 15 में जो जनरल रूल बताता है, 16 में जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट होती है वहाँ, तो सेम वे इसमें भी प्लेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन डिसाइड होता है। सेक्शन 177 टू 189 ये डिसाइड करता है सेम वे जैसे सीपीसी में डिसाइड किया गया, बताया गया है। तो 170 जहाँ पे डिफिकल्टी अराइज होती है कि कौन सा किस कन्फ्लिक्ट होता है कि किस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन है, तो ये उससे डील करता है। तो ये 4 कंटीजेंसी जो दी गई है, 4 कंटीजेंसीज को बारे में डिफिकल्टी को ये दूर करता है। पहली कंटीजेंसी क्या होती है, व्हेन जो सर्टेनिटी नहीं होती है, व्हेन इट इज अनसर्टेन इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस इज कमिटेड। तो ये बताता है कि वो कहाँ पे, उसमें किस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन होगा। वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर लोकल एरिया, सेकेंड कंटीजेंसी ये हो जाती है। या कोई ऑफेंस कंटिन्यूइंग वन है एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन, एंड वेयर एन ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरिया, डिफरेंट लोकल एरियाज में कमिट किया गया है। तो उन केसेस में क्या बताया गया है, तो उन केसेस में किसी भी जहाँ पे भी उस प्लेस पे जहाँ पर भी कमिटेड पार्टली अगर दोनों में से कोई भी मजिस्ट्रेट जिसको लगता है कि उसका ज्यूरिडिक्शन है वो ले सकता है, पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर है तो दोनों मजिस्ट्रेट के पास उसका ज्यूरिडिक्शन हो जाता है। दोनों मजिस्ट्रेट जो उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं उस ऑफेंस का। अगर ऑफेंस कंटिन्यूइंग वन है तो जहाँ जहाँ वो कंटिन्यूइंग वन है, जहाँ जहाँ भी उसका पार्ट वो हुआ है वो मजिस्ट्रेट के पास उसका ज्यूरिडिक्शन आ जाता है। और फोर्थली अगर सेवरल एक्ट डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज, तो जहाँ जहाँ भी एक्ट्स किए गए हैं उन लोकल एरियाज, डिफरेंट लोकल एरियाज के मजिस्ट्रेट के पास उसका ज्यूरिडिक्शन आ जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दोनों जगह ही उसका ट्रायल होगा। उसके बारे में हम आगे इसमें बताया गया है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर 2 मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेते हैं एक साथ, ये तो बताया गया है कि उनमें से दोनों ही एम्पावर्ड है कि कॉग्निजेंस लेने के लिए, अगर दोनों ले लेते हैं एक ही ऑफेंस का कॉग्निजेंस, तो उस डिफ़िकल्टी को फर्दर बताया गया है कि उस सिचुएशन में क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा कि किसका ज्यूरिडिक्शन है। ये हम आगे अगले सेक्शन में इससे आगे करेंगे। तो नेक्स्ट है सेक्शन 179 जो बताता है ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन और कंसिक्वेंसेस एंस्यूज। क्या होता है, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि एक्ट यहाँ पे किया, मान लो कि दिल्ली में किया गया है और उसका जो कंसिक्वेंसेस है वो कहाँ एंश्यू हुआ, गुरुग्राम में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा।
तो अंडर दिस सेक्शन ए पर्सन accused of the commission of an offence is triable by a court within the local limits of whose jurisdiction the act amounting to the offence has been done or the consequence of that act has ensued. This section applies to those offences which by their very definition consist of an act and its consequences. तो जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड, लाइक जो कल्पेबल होमिसाइड्स हैं उस तरह के जो केसेस होते हैं, मान लो कि किसी को एक जगह पे मारा गया है और लेकिन उसकी मृत्यु जो कारित की गई है पे होता है, तो ये उन सिचुएशंस में, क्योंकि उसके कंसिक्वेंस एंड कहाँ पे हुए, दूसरी जगह पे हुए, तो इसलिए उन केसेस में ये सेक्शन हेल्प करता है कि उनमें किसका ज्यूरिडिक्शन होगा। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। इफ ए इज बीटन इन दिल्ली, ए को कहाँ पे पीटा गया, दिल्ली में, एंड डाइड इन गुरुग्राम, और गुरुग्राम में उसकी डेथ हो गई, तो उसकी सिचुएशन में क्या होगा, ट्रायल कैन बी टेक प्लेस आइदर इन दिल्ली और गुरुग्राम, तो दोनों जगह पे उसका ट्रायल हो सकता है। तो दोनों कोर्ट के पास और दिल्ली कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन उसका आ जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। ए इज पुट इन फियर ऑफ एट दिल्ली, दिल्ली में उसको डराया गया किसी ए को, एंड इज इंड्यूस्ड टू डिलीवर प्रॉपर्टी एट गुरुग्राम, और उसको क्या बोला गया, एक्सटॉर्शन का केस है कि उसको बोला गया कि प्रॉपर्टी कहाँ डिलीवर करनी है, गुरुग्राम में। देन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन इज कमिटेड, ये क्या ऑफेंस हो गया, ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस हो गया। तो ये कहाँ पे ट्राई किया जा सकता है, ये या तो ट्राई किया जा सकता है दिल्ली में, या ये ट्राई किया जा सकता है गुरुग्राम में भी इसको ट्राई किया जा सकता है। तो बहुत जो कोर्ट हैं, बहुत मजिस्ट्रेट के पास इसका ज्यूरिडिक्शन आ जाता है उस केस को ट्राई करने के लिए। वेयर सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर्स वाज मैन्युफैक्चर एट वन प्लेस, सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर कुछ मैन्युफैक्चर किए गए एक जगह पे, एंड इट वाज सोल्ड एट अनदर प्लेस, और उनको बेचा कहाँ गया, दूसरी जगह। ट्रायल कुड टेक प्लेस एट बोथ द प्लेसेस, तो उस केस में भी दोनों जगह पे ट्रायल हेल्ड हो सकता है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 180, सेक्शन 180 क्या कहता है, प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू, उसका रिलेशन दूसरे से अगर बनता है तो ही वो ऑफेंस बनता है, तो अगर उन केसेस में ट्रायल का प्लेस क्या होगा, तो ये सेक्शन उससे डील करता है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर ए प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर द एक्ट कमिटेड इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन, तो ये दूसरे से रिलेशन के साथ ही यह ऑफेंस बनता है। टू एनी अदर एक्ट विच इज आल्सो एन ऑफेंस, दोनों ऑफेंस तो होते हैं लेकिन उससे रीजन से, पहले रीजन से ये उसके साथ ऑफेंस बनता है, उसकी सिचुएशन में दोनों कोर्ट्स के पास उसका ट्रायल का ज्यूरिडिक्शन आ जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल्स के जरिए इसको समझ लेते हैं। ए चार्ज ऑफ अबेटमेंट मे बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड आइदर बाय द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज ज्यूरिडिक्शन द अबेटमेंट वाज कमिटेड, और बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल लिमिट द ऑफेंस अबेटेड वाज कमिटेड। मान लो कि अबेटमेंट किया गया है प्लेस ए पे और क्राइम कमिट किया गया है प्लेस बी पे, तो इस सिचुएशन में होगा प्लेस ए पे भी उसका ट्रायल हो सकता है और प्लेस बी पे भी उसका ट्रायल हो सकता है। तो दोनों कोर्ट्स के पास, क्योंकि ये रिलेटेड है आपस में, ये अबेटमेंट किया गया है तभी बी प्लेस पे उसका क्राइम को कमिट किया गया है, इसलिए दोनों कोर्ट्स के पास उसका ज्यूरिडिक्शन आ जाता है। तो ये सेक्शन सिर्फ 180 सिर्फ इतना ही बताता है इन कंटीजेंसी में क्या होगा। अब सेक्शन जो 181 है वो प्लेस ऑफ ट्रायल इन सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में बताता है। कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं इसमें, उन केसेस में किन किन कोर्ट्स के पास ज्यूरिडिक्शन होगा। कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं लाइक डकैती, ठग, किडनैपिंग के जो दिए गए हैं वो ऑफेंसेस दिए गए हैं। तो इनको हम 5 पार्ट में ये सेक्शन 181 डिफाइन किया गया है। तो इसको कर सकते हैं, ये सब रूल 1 है, सब सेक्शन 2 है, ये सब सेक्शन 3 है, ये सब सेक्शन 181 का 4 है और ये सब सेक्शन 5 है 181 का। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए, डकैती एंड एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, ये 3 चीज़ें इसमें दी गई हैं। डकैती में साथ में उसमें बता दिया गया है, डकैती है, नॉर्मल डकैती है,
डकैती विद मर्डर है, बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स है, या ठग बीइंग ठग है अगर कोई ठग है, या मर्डर बाय ठग अगर कोई ठग मर्डर करता है, और थर्डली होता है एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। ये अगर कंडीशन है तो इन केसेस में प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा? इन केसेस में प्लेस ऑफ ट्रायल होगा वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, जहां पे ऑफेंस कमिट किया गया है, या एक्यूज्ड वाज फाउंड, जहां पे एक्यूज्ड फाउंड हुआ है। तो डकैती, ठग, एस्केप फ्रॉम कस्टडी ये कहाँ पे होगा? ऑफेंस कमिटेड, और जहां पे एक्यूज्ड फाउंड हुआ है, जहां पे एक्यूज्ड मिला है। सेकेंड सबसेक्शन 2 जो कहता है 180 का, वो बताता है किडनैपिंग और अबडक्शन के केसेस। तो इनमें कहाँ पे होगा ट्रायल? प्लेस ऑफ ट्रायल होगा और वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, जहाँ पे ऑफेंस, जहाँ पे किडनैप किया गया है या अबडक्ट किया गया है, और वेयर द पर्सन कन्वेड, कंसील्ड और डिटेन्ड, उसको क्या गया है, उसको कौन से ऑफेंस है, वो किडनैपिंग है और अबडक्शन। जो सबसेक्शन 3 बताता है इस सेक्शन का 181 का, वो बताता है थेफ्ट के बारे में। थेफ्ट अगर थेफ्ट है, एक्सटोर्शन है और रोबरी है, तो इन केसेस में ऑफेंस कमिटेड, जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, और या तो स्टोलन प्रॉपर्टी वाज पोजेस्ड, रिसीव्ड और रिटेन्ड, पोजेस की गई है, ली गई है, रिसीव की गई है या रिटेन की गई है, इन 4 जगहों पे इसका थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रोबरी के केसेस को ट्राई किया जा सकता है। उन मजिस्ट्रेट के पास इसका ज्यूरिडिक्शन आ जाता है। सब सेक्शन 4 जो इसका बताता है, वो बताता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जो सीएमपी और सीबीटी के जो केसेस होते हैं वो कहाँ पे ट्राई किए जा सकते हैं? जहां कमिट हुआ पोजीशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। जो ऑफेंस इन्वॉल्व होते हैं जिनमें स्टोलन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, उनको कहाँ पे ट्राई किया जाएगा? तो जहां पे कमिट किए गए हैं, या कहाँ पे किए जाएंगे? वेयर द प्रॉपर्टी वाज पोजेस्ड, रिसीव्ड और रिटेन्ड। तो ये देखिए आप में इन सब चीजों में, इन 5 उसमें दिया गया है, 4 में तो एक्यूज्ड फाउंड और ऑफेंस कमिटेड, अदर 4th में से सभी में यही है, ऑफेंस कमिटेड, और ये प्रॉपर्टी जो है रिसीव की गई है, पोजेस्ड की गई है, रिटेन्ड की गई है, या किडनैपिंग और अबडक्शन के में कन्वे किया गया है, कंसील किया गया है, या उसको डिटेन किया गया है। तो ये इन कंटीजेंसी में ये सेक्शन हेल्प करता है, सेक्शन 181। अब 182 जो सेक्शन है वो बताता है कि उन ऑफेंसेस के बारे में जो कमिट किए जाते हैं, किससे? लेटर्स या मैसेजेस से जो कमिट किए जाते हैं, उन ऑफेंसेस के बारे में ये बताता है कि उनको प्लेस ऑफ ट्रायल कौन सा होगा। तो ये 2 पार्ट है इस सेक्शन के। जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है चीटिंग बाय लेटर्स और मैसेजेस। अगर किसी को चीट किया जाता है और मैसेज से, तो कहाँ किया जाएगा? फ्रॉम वेयर लेटर सेंट, जहाँ से लेटर को सेंड किया गया है, भेजा गया है, या जहाँ पे लेटर रिसीव हुआ है, और प्रॉपर्टी जो है उस लेटर के बेस पे या मैसेज की बेस पे डिलीवर की गई है या पोजेस की गई है, तो इन जगह पे उसका का प्लेस ऑफ ट्रायल हो जाएगा। लेटर सेंड, भेजा गया है, रिसीव किया गया है, और प्रॉपर्टी डिलीवर और पोजेस की गई है। अब सेकंड पार्ट जो 180 का है वो बताता है सेक्शन 494 और 495 और 5PC जो बाइगैमी से डील करते हैं, उन केसेस में प्लेस ऑफ ट्रायल कहाँ होगा? तो इन केसेस में होगा वेयर द ऑफेंस कमिटेड, बाइगैमी का जहाँ भी ऑफेंस कमिट किया गया है वो, ऑफेंडर जिसने ऑफेंस किया है बाइगैमी का वो लास्ट रिसाइडेड टुगेदर विद हिज स्पाउस, जहाँ पे वो लास्ट रिसाइड किए थे, रहते थे स्पाउस के साथ वहाँ पे, और फर्स्ट वाइफ परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। अगर फर्स्ट वाइफ जो है उसका जो परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस रेजिडेंस है उस प्लेस पे प्लेस ऑफ ट्रायल हो जाएगा। नाउ कमिंग टू सेक्शन 183। सेक्शन 183 जो है ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयज, तो उन केसेस में अगर
यात्रा के दौरान और वॉयज जो यात्रा के दौरान जो ऑफेंस कमिट किए जाते हैं उनके बारे में ये सेक्शन बताता है। तो इन केसेस में क्या होगा, तो इस जो ये सेक्शन है इसको एक्सटेंडेड ज्यूरिडिक्शन भी हम कह सकते हैं। इट कन्फर्स पावर इन केसेस वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड बाय पर्सन ऑन जर्नी और वॉयज। तो उन केसेस में ये डिसाइड करता है कि उन केसेस में ज्यूरिडिक्शन कहाँ होगा। तो इन केसेस में ज्यूरिडिक्शन होगा इनटू हुज ज्यूरिडिक्शन दैट पर्सन आइदर विक्टिम और एक्यूज्ड और थिंग पास्ट। तो इन केसेस में अगर जर्नी के दौरान कोई भी ऑफेंस किया जाता है, या तो विक्टिम वहाँ से कन्वे किया है या एक्यूज्ड वहाँ से पास हुआ है या कोई भी प्रॉपर्टी वहाँ से जिसके रिलेशन में ऑफेंस हुआ है, तो उन जगह पे उस ज्यूरिडिक्शन मजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिडिक्शन आ जाता है उन केसेस को ट्राई करने का। जिस जिस जगह से वो व्यक्ति विक्टिम या एक्यूज्ड और या प्रॉपर्टी कोई भी पास हुई है उन जगह का ज्यूरिडिक्शन मजिस्ट्रेट पे कंफर्म ऑटोमेटिकली एज पर दी सेक्शन 183 के तहत आ जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 180 प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर। तो कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिनको एक साथ ट्राई किया जा सकता है, जैसे हमने जॉइंटर ऑफ चार्जेस और जॉइंटर ऑफ एक्यूज्ड पर्सन का जो किन किन को एक साथ जिनका ट्रायल किया जा सकता है उनके बारे में किया था, करेंगे आगे हम। सेक्शन जो 211 से शुरू होते हैं वो हम करेंगे जॉइंटर ऑफ चार्जेस। तो उन केसेस में प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा। दिस सेक्शन सेज दैट when there are joinder of charges against one or more persons, then various alternative jurisdiction are available on the basis of multiplicity of charges। तो जो multiple charges होते हैं उसमें बहुत से उसके पास वो हो जाते हैं। When series of act giving rise to more than one offense were so connected as to the form part of the same transaction, अगर वो सेम ट्रांजेक्शन में किए जाते हैं, इट वॉज हेल्ड दैट एनी कोर्ट कम्पिटेंट टू ट्राई एनी वन ऑफ द ऑफेंसेस कुड ट्राई ऑल द ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। अगर सेम ट्रांजेक्शन में कोई भी ऑफेंस किए कितने भी ऑफेंस किए गए हैं तो जिस भी कोर्ट का उसमें ज्यूरिडिक्शन बनता है तो वो उस कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन कन्फर हो जाता है, वो कोर्ट उनको ट्राई कर सकता है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, कोर्ट ट्राइंग एन एक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी irrespective of the fact that any or all other offenses were not committed within its local limits। तो उसको वो कर सकता है कॉन्स्पिरेसी के जो केस होते हैं, तो शायद उसमें कॉन्स्पिरेसी में हो सकता है कि कोई पार्ट उसका उस मजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं हुआ, लेकिन कुछ पार्ट उसके ज्यूरिडिक्शन में अगर हुआ है तो उस मजिस्ट्रेट के पास उसका ज्यूरिडिक्शन आ जाता है। ये सेक्शन सिर्फ इतना बताता है सेवरल जो ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट वन है सेक्शन 185 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स दी गई हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कि कोई भी केस इस एक ज्यूरिडिक्शन से दूसरे ज्यूरिडिक्शन में ट्रांसफ़र के लिए, और दूसरे डिफरेंट सेशन डिवीजन में भी उसको स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट अगर उस पावर को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुका है, अगर ऑलरेडी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, सेशन डिवीजन से दूसरे सेशन डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया गया है, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं कर पाएगी। ओनली उन केसेस में अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अपना पावर यूज नहीं किया है, देन इन दैट केस ओनली स्टेट गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर कर सकती है। अब कई बार जो हमने पहले पढ़ा था, कोई भी ऑफेंस होता है अगर डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन में अनसर्टेनिटी है, तो ये सेक्शन डील करता है 186। अगर डिफरेंट उसमें है और दो कोर्ट्स ने अगर उसका क्या ले लिया है, कोग्निजेंस ले लिया है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में कौन डिसाइड करेगा कि किस का ज्यूरिडिक्शन होगा। मान लो कोई ऑफेंस दो जगह पे हुआ है, दोनों कोर्ट ने उसका ले लिया, ए एंड बी जगह पे हुआ है, ए पे भी और प्लेस बी पे भी दोनों मजिस्ट्रेट ने उसका कोग्निजेंस ले लिया है,
तो तब क्या किया जाएगा? तो इसमें दो कंटीजेंसी होती हैं। अगर वो कोर्ट्स जिन कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया है सेम हाई कोर्ट के अंडर है, तो वो डिसाइड करेगा किसका ज्यूरिडिक्शन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो डिफरेंट कोर्ट के अंडर हैं, दोनों कोर्ट्स जिन्होंने उसका कॉग्निजेंस लिया है डिफरेंट हाई कोर्ट के अंडर हैं, तो कौन डिसाइड करेगा? जहाँ पे फर्स्ट प्रोसीडिंग्स कमेंस की गई थी, जिस भी कोर्ट में फर्स्ट प्रोसीडिंग कमेंस हुई थी, वो जिसके सुबॉर्डिनेट है, वो कोर्ट जिस हाई कोर्ट के सुबॉर्डिनेट है, तो वो हाई कोर्ट उसके बारे में डिसाइड करेगा कि उस किस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बनता है। तो दो कंडीशन ही है, अगर सेम हाई कोर्ट है के सुबॉर्डिनेट है तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर डिफरेंट हाई कोर्ट है तो जिस भी सुबॉर्डिनेट कोर्ट में प्रोसीडिंग्स फर्स्ट कमेंस हुई थी वो कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। अब आता है सेक्शन 187। जो 187 होता है, ये हमने देखा होगा बहुत सी बार कि उसको ट्रांजिट रिमांड पे भेज दिया गया है किसी पर्सन को। तो क्या है कि किसी भी मजिस्ट्रेट के अंडर में, जिस मजिस्ट्रेट किसी एरिया में अपना ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज करता है, लेकिन क्या है कि कोई पर्सन फाउंड होता है जिसने ऑफेंस कमिट किया है कहीं उसके एरिया में मिला, उसके जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें मिला, लेकिन उसने ऑफेंस किया है आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन। इन दैट केस वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जिस ऑफेंस का ले ने ऑफेंस किया पंजाब में और उसको अरेस्ट किया गया दिल्ली में, तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा दिल्ली कोर्ट में। तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसका जुडिक्शन तो है नहीं दिल्ली जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, तो वो उसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे, पंजाब में। इसी को हम कहते हैं ट्रांजिट रिमांड, क्योंकि जुडिक्शन दिल्ली कोर्ट का नहीं है, पंजाब कोर्ट का है। तो दिल्ली का जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होगा वो रेफर कर देगा पंजाब कोर्ट को। यही ट्रांजिट रिमांड है जो हम सुनते रहते हैं कि ट्रांजिट रिमांड के उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आता है सेक्शन 88। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो ये क्या बताता है, पावर टू इंक्वायर इनटू और ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो बहुत सी केसेस जो होते हैं जो आउटसाइड इंडिया कमिट किए गए हैं उनके बारे में ये सेक्शन बताता है। तो इसको हम हमेशा रीड करते हैं। सेक्शन 4 जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, सेक्शन 4 जो आईपीसी का कंफर्म करता है, जो ट्राइबल अंडर आईपीसी हैं उसमें, उसके साथ इसको रीड करते हैं। ये सेक्शन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन कन्फर करता है कोर्ट्स के ऊपर। दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ओवर इंडियन सिटीजन्स एंड आल्सो नॉन सिटीजन्स। इट इज ए corollary to section 4 of IPC and is its procedural counterpart. It provides for 2 cases where a person is triable for offences committed outside India। में जो करते हैं आउटसाइड इंडिया, उन ऑफेंसेस में के बारे में बताता है। तो फर्स्ट ऑफेंस होता है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटिंग द ऑफेंस ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर। अगर कोई भी इंडियन सिटीजन कोई ऑफेंस कमिट करता है हाई सीज पे और एल्सवेयर, और सेकेंड कंडीशन होती है एज ए नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटिंग एन ऑफेंस ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन। कोई शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है इंडिया में, नॉन सिटीजन उसके ऊपर कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो उन केसेस में इंडियन कोर्ट्स के पास ये ज्यूरिडिक्शन आ जाता है, वो उस केस को ट्राई कर सकते हैं। द प्रोविजो, अगर इसमें एक प्रोविजो दिया गया है दिस सेक्शन में, पुट्स एन एम्बार्गो टू जनरल रूल कंटेंट इन दिस सेक्शन। As per proviso, such offence shall not be inquired into and tried in India except with the previous sanction of the central government। तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के केसेस होते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन सीजी की रिक्वायर होती है, सैंक्शन कंपलसरी है, अदरवाइज कोई भी कोर्ट इनको ट्राई नहीं कर सकता जो आउटसाइड इंडिया कमिट किए गए हैं। लास्ट हमारा जो आज का सेक्शन है वो है सेक्शन 118।
रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया कोई ऑफेंस कमिट किया गया है तो उसका रिसिप्ट ऑफ एविडेंस कैसे होगा उस ऑफेंस से रिलेटेड। तो इन केस ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड दैट कॉपीज ऑफ डिपोजिशंस मेड और एग्जिबिट्स produced before a judicial officer, diplomatic consular representative of India in or for that territory shall be received as evidence by the court holding such inquiry or trial। तो उसको स्टेट जहाँ पे जिस देश में वो ऑफेंस कमिट किया गया है वहाँ के किसी जुडिशियल ऑफिसर के सामने कोई एविडेंस दिया गया है या डिप्लोमेटिक के सामने दिया गया है, कॉन्सुलर के सामने दिया गया है, तो वो जो भी एविडेंस होंगे वो इंडिया में एडमिशिबल होंगे। जो इंडियन कोर्ट उस केस को ट्राई कर रहा है वहाँ पे वो एडमिशिबल होंगे। तो ये जो थे सेक्शन 177 टू 189 हमने आज ज्यूरिडिक्शन चैप्टर इसको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी ज्यूरिडिक्शन रिलेटेड अगर जो भी वो है वो करेंगे, ज्यूरिडिक्शन पे ऑब्जेक्शंस रिलेटेड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब